नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में पहली बार जब असम में कमल खिला था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखते देखते अब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। एक बार फिर असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूं कहिए कि लगा चुके हैं और अब सारी बाजी जनता के हाथ में। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो असम में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करे और बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। असम चुनाव में एक तरफ जहां रैलियों में जमकर पसीना बहाया गया, वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त जुबानी जंग भी छिड़ी रही। चाहे हिमंता बिश्व शर्मा हो या फिर राहुल गांधी, दोनों तरफ से हमले बहुत कड़े किए गए। वैसे असम में कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिसके आसपास असम की चुनावी घड़ी घूमती रही। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आम आदमी आज पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है। पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन्हें लेकर आम जनता जाहिर बात है कि वोट डाल रही। असम के 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे असम को लेकर बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई, लेकिन देखना यह होगा कि 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती। सवाल सबके जहन में यही है असम को लेकर कि क्या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर कांग्रेस इस बार कोई चमत्कार कर पाएगी। आपको बड़ी खबर बता देते हैं। तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर है। केरलम, पुडुचेरी के अलावा असम में आज मतदान जारी है। असम में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर खबर यह आ रही है कि एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। सुबह 9 बजे तक की बात की जाए, 17% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और ये अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये बहुत अच्छे नंबर्स माने जाते हैं। सवाल ये है कि जब मतपेटियां बंद होगी तो कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे और वो किसके फेवर में पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। असम में अगर देखा जाए तो बहुत कोशिश की, कांग्रेस ने भी बहुत कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने भी, कुछ तीसरी पार्टियों का भी फैक्टर था इसमें, लेकिन सीधा मुकाबला देखा जा रहा है और सीधे मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और आज परीक्षा की घड़ी है जब मतपेटियों में सबके किस्मत को जनता कैद कर रही। 3 राज्यों में आज हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा साख असम इलेक्शन में ही दांव पर है। बीजेपी का मिशन सत्ता की हैट्रिक का है। कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम वोटों के सहारे किंग मेकर का सपना देख रहे हैं। ऐसे में जनता ने किसके पक्ष में जनादेश सुनाया, इसका पता 4 मई को चलेगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, उसको देखते हुए इलेक्शन में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस वक्त आपके सामने ये टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं, किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं। इनमें वीवीआईपी भी हैं, आम लोग भी हैं जो कि वोट डालने के लिए अपने संबंधित पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा अब से कुछ देर पहले मां कामाख्या के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कामना की और मां से जीत का आशीर्वाद मांगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे हिमंता बिश्व शर्मा नॉमिनेशन से पहले भी भगवान के दर पर गए थे और ये आज जब वोट डालने जा रहे थे उससे पहले मां कामाख्या के दर पर पहुंचे। इसकी तस्वीरें आपके सामने। असम में आज चुनाव है। चुनाव का दिन मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। असम का मंगल हो, असम का जनता आगे बढ़े, यही मां का समक्ष प्रार्थना रखा। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा कैसे आश्वस्त वो तो आपने सुन लिया, लेकिन असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई का भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं असम की जनता बदलाव के लिए मतदान कर रही है। गौरव गोगोई का कहना है कि 4 मई के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति, समाज आज आगे आए हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि जब मैं पिछले लोकसभा चुनाव में वोट देने आया था तो मैं उस समय मेरी माताश्री मेरे साथ नहीं थी। उनके स्वास्थ्य के कारण वो उस समय लोकसभा में अनुपस्थित थी और आज मेरे साथ
वो आज उपस्थित थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको वोट देने का अवसर भी मिला। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मान्यता रखती है। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, लोग के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूं, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूं, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख को दिखाई देगा। गौरव गोगोई कह रहे हैं नतीजे चौंकाने वाले होंगे और नए असम की एक तस्वीर देखने को मिलेगी 4 मई को, जब नतीजे आएंगे असम विधानसभा चुनाव के। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है कि असम में कांग्रेस बौखला चुकी है। बीजेपी ने असम में बहुत काम किया है। नितिन नवीन का कहना है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना चाहिए। लोगों का जो रिस्पांस है वो पिछले परफॉर्मेंस को तो हम बेटर करेंगे और कांग्रेस को जितना और कड़ा हार वहां देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कोशिश किए थे कि अलायंस कराएंगे, कुछ नई नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं चला और पूरी तरह से कांग्रेस और हताशा और निराशा में वहां को नजर आई। बहुत ही पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं वहां पर, क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, मैं मानता हूं कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, लेकिन जहां पर खेल अभी जो खेला जा रहा है, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, आज तो पूरी तरह से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे तरफ से स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से नाम के शब्दों को कैसे खेल करके पासपोर्ट का जो खेल खेला है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसको सामने रखना भी हमारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आपने सुन लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मतदान के बीच कामाख्या देवी के दर्शन करने पहुंचे, आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि वोटर्स अपने घरों से निकले और वोट डालें। सुनिए। आज मैं आया हूं मां कामाख्या देवी जी के दर्शन के लिए। ये दायित्व जब मिली थी पहले 4 महीने पहले मैं आया था आशीर्वाद के लिए, और आज चुनाव के दिन हल्का सा बारिश हो रहा है, बहुत शुभ है। मैं मां का आशीर्वाद मांगता हूं और सभी वोटर्स को मैं निवेदन करता हूं कि ये जो लोकतंत्र की पर्व है, आपका अधिकार आप जरूर यूटिलाइज किए। तो आज असम की जनता अपने घरों से निकल रही है, मतदान कर रही है। इस बार का पूरा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। कांग्रेस पार्टी मतलब गौरव गोगोई, राहुल गांधी किस तरह से आश्वस्त है। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कह दिया था हम जीते तो मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। गौरव गोगोई आज जब रिएक्शन दे रहे थे तो वो कह रहे थे सीधे तौर पर कि एक ऐसा नतीजा आने वाला है जो पूरी तरह से सभी को चौंका देगा। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है हमने काम इतना किया है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इससे इतर पर्सनल लड़ाइयां देखने को मिली, घुसपैठ के मुद्दे पर काफी ज्यादा चुनाव लड़ा गया और फिर विकास की बात लगातार होती रही। आज जनता अपने मन को, मंतव्य को मतपेटी में बंद कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के आरपी सिंह जुड़ गए, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ अवधेश कुमार, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। और हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत अश्विनी जी आप ही से करता हूं। मेरे पास अभी तक 9 बजे का आंकड़ा है जो कि 17% वोटर टर्नआउट हुआ है 9 बजे तक। अभी लेटेस्ट आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। ये क्या लग रहा है सर रुझान देखकर, जनता किसको चुन रही होगी? जनता पहले ही फैसला कर चुकी है अनुराग जी, और जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को चुन रही है। जनता इस बार वोट कर रही है रोजगार पर, जनता इस बार वोट कर रही है भ्रष्टाचार पर, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी सरकार एक भ्रष्टाचार का एपिटोम बनी हुई है, एपिटोम ऑफ करप्शन। ये वही हेमंत बिश्व शर्मा है जिनके बारे में अमित शाह चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि इनसे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं। अभी एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया तो अमित शाह जी बोलते हैं चलो भैया। तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक भ्रष्टाचार में लदे हुए हैं और बात जनता को पता है। अश्विनी जी तो एक परिवर्तन के लिए मुद्दों पर बात करते हैं। आज तो लड़ने की कोई जरूरत है नहीं, आज तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार वाली बात आप लोग स्टैब्लिश कहां कर पाए? भाई पवन खेड़ा के माध्यम से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए, वो स्टैब्लिशमेंट कहां था? जबकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही कि या तो कामों को गिनाया जाए या फिर पलायन के मुद्दे को उठाया जाए।
इन दोनों मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नजर आई असम के इलेक्शन में। ऐसा नहीं है अनुराग जी, क्योंकि पलायन का मुद्दा या घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी 2014 से उठा रही है और 12 साल से मुझे नहीं लगता आसाम में ये गुइयां छिल रहे हैं कि ये 12 साल में आसाम से घुसपैठियों कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं आसाम का ही बॉर्डर फेंसिंग का। आसाम में जो बंगाल का बॉर्डर आसाम के साथ शेयर होता है बांग्लादेश का, उसकी 80% फेंसिंग यूपीए ने कर दी थी। पिछले 10 साल से सरकार में होने के बाद भी केवल 8% बॉर्डर फेंसिंग कर पाए हैं। ये घुसपैठियां इनके लिए सिर्फ लेकिन मैं आपको बताऊं सर, ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट्स था। जो लोकल असम के लोग थे उनके लिए, असमिया लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा था कि भाई हमारा हक घुसपैठियों को क्यों मिल रहा है। इस पर तो कांग्रेस पार्टी ने कोई बात ही नहीं की। ये जनता को बताने की विषय है ही नहीं, क्योंकि ये अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम खुद बार बार अपनी पोल खोलता रहा। सबको पता है इन्होंने वहां क्या काम किया। एक और भी बहुत बड़ा वहां मुद्दा है जुबेन जी का, जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रहस्यमय मौत पे जिस तरीके से चुप्पी साधी, इंक्वायरी नहीं की, तो वही बहुत बड़ा सेंटीमेंट है। मुझे लगता है कि इस बार इनका सुपर साफ है। ये लोग कॉन्फिडेंट है सर, गौरव गोगोई हो, राहुल गांधी तो क्या जेल भेजने की भी बात कर दे रहे थे आरपी सिंह सर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग बड़ा कॉन्फिडेंट है। आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है अभी, जो जिस तरह से वोटर टर्नआउट हो रहा है, जिस तरह से लोग निकलकर घरों से निकलकर वोट दे रहे हैं? एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा हम कितने कॉन्फिडेंट है। एक छोटे से 3 सेकंड का वीडियो है। ये है पॉपुलैरिटी हमारे मुख्यमंत्री की, और की बात नोट कर लेना, महिला वोटर का टर्नआउट ज्यादा होगा, महिलाएं ज्यादा वोट डालेंगी और सुनिश्चित भाजपा को महिलाओं का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है, बेटियों का, बहनों का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो ये फर्क है इनके पास। तो इनका जो अभी लीडर आपने गोगोई साहब का अभी आपने क्लिप चलाया जी, की बात में आपको क्या लगा कि वो चुनाव जीतने वाले हैं, मुख्यमंत्री? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा नतीजा आएगा जो आप लोगों को शॉक कर देगा। हाँ बिल्कुल शॉक करेगा। हाँ। उनका सुफरा साफ होगा और हम 90 के लगभग सीटें जीतेंगे। ओके, ये होने वाला ऐसा नतीजा नहीं। तो ये अगर आप 90 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आरपी सिंह सर, तो क्या किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रदेश की जनता वोट देने निकल रही है? ये रोजगार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, या घुसपैठ का मुद्दा है, जिसको आप लोगों ने पुरजोर तरीके से हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है? पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो जमीन पर काम किए हैं, हाँ। जिस प्रकार से वहां पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुए हैं, जिस प्रकार से डबल इंजन सरकार के चलते हुए वहां पर रेल लाइनें बिछी है, जिस प्रकार से वहां पर ओवरऑल काम हुए हैं, उसके चलते हुए हम लोग वोट मांग रहे हैं। परंतु मैं कांग्रेस के नेता से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, क्या अब तक गौरव गोगोई ने क्लियर किया कि उनके पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है? क्या आपको लगता है कि असम की जनता ऐसे आरपी सिंह सर, ये भी मुद्दा है क्या? ये असम की जनता ने ये गौरव गोगोई पर या उनकी पत्नी पर जो आरोप लगाए थे, इसको ध्यान में रखकर भी वोट किया होगा क्या? ये ऑब्वियसली बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप अपने यहाँ ऐसे घुसपैठियों के नाम पर वोट दे देंगे क्या? वो भी घुसपैठी किस्म के हैं, वो कर देंगे। इन्होंने कोशिश करी और उल्टी पड़ गई इनके ऊपर। इन्होंने पवन खेड़ा के माध्यम से और अपनी तरफ से आरोप लगाने की कोशिश करी, उल्टे पड़ गए। जब इनसे पूछा गया सबूत, तो सबूत दे नहीं सके, ये भाग के वहां से। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी जल्दी से 20 सेकंड सर, मैं फिर अवधेश सर के पास जा रहा हूं। जिसे बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं कि ये सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है किसी की नागरिकता साबित करना, किसी की जिम्मेदारी, ये सेंटर की जिम्मेदारी होती है ना। अगर आपको लगता है राहुल गांधी, देखिए आप दो तरफा बात नहीं कर सकते ना। अगर सेंटर की जिम्मेदारी, तो सेंटर की जिम्मेदारी पर सीए, एनआरसी जैसी चीजों को आप समर्थन भी तो दीजिए, एसआईआर जैसी चीजों को समर्थन भी तो दीजिए। आप इतना हो हल्ला करते हैं, फिर जब डिबेट में बैठना होता है तो आप कहते हैं कि सेंट्रल का काम है। आरपी सिंह जी ने गौरव गोगोई जी की वाइफ के बारे में सवाल पूछा। मैं पूछता हूं कि सरकार इनकी है सेंटर में, आप पता करके बता दीजिए कि क्या बस सच्चाई है क्या नहीं, बट आपको सिर्फ झूठ फैला करके चुनावी मुद्दा बनाना है। आरपी सिंह जी 10 सेकंड। शर्मा जी की वाइफ पर आरोप लगाया, उसको भी आप एमईए के माध्यम से। अश्विनी जी जवाब ले लेते ना। एमईए ने कभी कुछ नहीं किया, नहीं लास्ट चीज जिन्होंने विकास की बात की, मुझे ये बता दीजिए ऐसा कौन सा इनके 20 सेकंड का पूरेंगे बता दीजिएगा। अश्विनी जी हो गया लिमिटेड टाइम होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं 20 सेकंड से। ठीक है, आपने आरोप लगाया ना, अश्विनी जी जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह, पाकिस्तान के घुसपैठिए क्या यहाँ पर स्टेट के अंदर राज करेंगे क्या? जो मूल बात है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो गई है, वहां की जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन अपनी सेंट्रल एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दिए, और सुनिश्चित समझ लीजिए चुनाव खत्म होगा और ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, सुनिश्चित आपका जवाब नहीं है
और आप तो मेरा चैलेंज लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आरपी सिंह सर और अश्विनी मिश्रा जी, ये जनता को तो आप लोगों ने सारी बातें क्लियर कर दी होंगी, बड़ा टाइम मिला सर चुनाव प्रचार के लिए, ये सारी बातें क्लियर कर दी होंगी सर। ओके, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अवधेश सर ये तो बातें राजनीतिक हुई। अगर आप चुनाव को समझाने की कोशिश करेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए जो उनका कोर वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वहां पर 34% का इसी में से माना जाता है। और अभी पिछले बार के चुनाव के हिसाब से देखें, AIUDF बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई थी, 16 सीटें जीती थी उसने, कम सीटों पर लड़कर 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, तकरीबन 80%। जिन जगहों पर लड़ा था वहां पर टोटल मिलाकर 80% वोट उसके पास गए थे। उस तरह के फैक्टर में कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में बहुत शायद पिछड़ती हुई दिख रही है, उतना एग्रेसिव चुनाव प्रचार नहीं दिखा, उस तरीके से अलायंस नहीं दिख रहे हैं। कहां स्टैंड करती है कांग्रेस पार्टी असम के इस इलेक्शन में जब जनता वोट डाल रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं करती है इस चुनाव में। मैं असम के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट बता सकता हूं आपको। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी में भी उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या जो है, 89 में 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए, कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं जी। तो इसलिए इस बार के चुनाव मूलतः जो है ज्यादातर सीटों पर, मतलब 90-95 सीटों पर एक पक्षीय चुनाव है। उसका कारण यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने काम के साथ साथ जो मुद्दे और वक्तव्य दिए, उनके आधार पर बहुत सारी नीतियां हुई हैं। सो असम का पूरा एक चर्निंग हो गया है, वहां आइडियोलॉजिकल चर्निंग है, सोशल चर्निंग है, कामों के आधार पर। उदाहरण के लिए हिमंतो बिश्व शर्मा को हम यहाँ एक बताते हैं कि अरे वो तो ध्रुवीकरण करते हैं जी, लेकिन आप जब असम में जाएंगे तो तरुण गोगोई की जो एक अहोम समुदाय है, उसका एक उनके साथ उनका लगाव है। उसके अलावा एक क्रॉस कास्ट, एक क्रॉस रीजन आप जाएंगे तो जबरदस्त लोकप्रियता अपने काम से हासिल किया है। मतलब वो महिलाओं के मामा भाई हैं, बच्चों के मामा हो गए हैं, छात्रों के साथ उसी प्रकार के संबंध है, वंचित वर्गों में जबरदस्त लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी और हिमंतो बिश्व शर्मा जी। जो मोदी जी जो चाय बागान में गए थे तो यहां तो मजाक उड़ा किसी को, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा पाती है। 300 वर्षों से सारे, मतलब आप समझिए कि करीब करीब मतलब 30 लाख के आसपास परिवार थे, 32 लाख जिनको भूमि का पट्टा नहीं था चाय का, वो इस सरकार ने जाके दिया है। और कितना बड़ा वोट बैंक हो सकता है, कल्पना करिए। लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा के लिए मुख्य मुद्दा या तो पलायन था या वो जो टेलीविजन पर, सुनिए वो बड़ा मुद्दा है। नहीं, वो टेलीविजन पर है। आप जब समाज में के अंदर जब जाएंगे ना, देखिए बगैर किसी के रोजी रोटी, उसके स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुलझाए हुए आप ये बात तो अवधेश सर हम सब जानते हैं। वहां घुसपैठ, अब देखिए वहां 30 से 35 लाख जो है असमिया भाषी के मुसलमान है जी, और 2 करोड़ के आसपास जो है वो सारे वो बंगाली बांग्ला भाषी मुसलमान है। आप अवधेश जी, आपका आकलन ये कहता है कि भाई आज भले वोट डल रहे हो, नतीजे 4 तारीख को आना हो, कांग्रेस स्टैंड नहीं करी असम में? नहीं, कांग्रेस को 20-22 से ऊपर तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की इस बार जाने की कहीं संभावना है। 2001 से बताता हूं कि कैसे ये फॉल एंड राइज हुआ है। मैं उसके बाद प्रेम जी के पास आ रहा हूं। ये डेटा दरअसल ये कहता है 2001 में 71 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 8 बीजेपी के पास। 2006 में 53 कांग्रेस के पास, 10 बीजेपी के पास। फिर 2011 में वापस कांग्रेस ने राइज किया, 78 सीटें कांग्रेस के पास थी और 5 मात्र बीजेपी के पास थी। उसके बाद कांग्रेस 26 पर आई, बीजेपी 60 पर चली गई। 2021 में 29 कांग्रेस के पास रह गई और फिर बीजेपी 60 पर आ गई। और इस बार दावा भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों का कर रही है। तो प्रेम सर, अवधेश सर का आकलन कहता है कांग्रेस पार्टी स्टैंड ही नहीं करती, क्योंकि उस तरह से चुनाव लड़ा ही नहीं उन्होंने। जिस पिच पर बीजेपी खेल रही थी, शायद उस पिच के आसपास भी नहीं कांग्रेस पार्टी भटक रही थी कहीं। दरअसल अनुराग जी, क्या है कि इस देश में अब चेहरे का ब्रांडिंग किया जाता है जी, और वो किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का कुछ, इस पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए जाते हैं ब्रांडिंग पर। अगर ब्रांडिंग से ही कोई चुनाव जीतता है तब तो अवधेश जी उसमें प्रभावित लगते हैं, तब तो पूरी की 100 सीटें दे दीजिए, बता दिया हूँ चुनाव परिणाम 126 में 100 सीटें दे दीजिए, जितना पे वो नहीं लड़ रहे हो वो भी दे दीजिए, तो वो बात अलग है। खुद 90 सीटों पे मैं बीच में रोकने वापस नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई ब्रांडिंग कर रहा है तो दूसरे पक्ष को किसी ने ब्रांडिंग से मना किया है क्या? वो भी कर ले। अगर चुनाव इसी से जीता जाता है तो फिर तो वो तो ईवीएम पे आ जाते हैं, चुनाव आयोग पर आ जाते हैं। मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्रांडिंग आजकल बड़ा खफा रहते हैं अवधेश कुमार जी कर रहे हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उधर ब्रांडिंग हुई है और इधर ब्रांडिंग नहीं हुई है, ये फैक्ट। नाराज क्यों है सर? आप मेरे सीनियर हैं। फर्क क्या है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का गौरव गोगोई जैसा चेहरा
टू बी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं था। ओके, इस बार ये फर्क है। उसके बाद भ्रष्टाचार और जुबिन गर्ग का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, अंडर करेंट मुद्दा है। जो लोग भी असम से लौट कर आए हैं वो जानते हैं कि सत्ता को गुनहगार मानते हैं। वो जुबिन गर्ग के कातिलों को संरक्षण दिया गया, बचाया गया। इस पर जनता वोट करेगी। चाय बागान के मजदूरों की स्थिति जो है बहुत खराब है। वो लोग, हालांकि वो लिमिटेड एरिया है, वहां पर जनता वोट करेगी। और हेमंत बिस्वा शर्मा के इर्द गिर्द का जो भ्रष्टाचार है उससे लड़ने के लिए बीजेपी ने क्या किया कि भाई पवन खेड़ा के पीछे पड़ जाओ। अरे जिस पर आरोप है उसकी जांच करने के लिए कोई जा ही नहीं रहा है। नहीं तो प्रेम जी दो चीजें मैं अवधेश सर बस एक काउंटर क्वेश्चन कर लूं, फिर उसके बाद आप बोलेगा। प्रेम जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि अगर गौरव गोगोई वाला मुद्दा है, मतलब अगर आरोप लगाना है, मतलब अगर पवन खेड़ा आरोप लगाकर कांग्रेस के फेवर में सेंटिमेंट्स कर सकते, तो वो आरोप तो बीजेपी ने भी लगाए थे, तो वो सेंटिमेंट्स बीजेपी के फेवर में क्यों नहीं जाएंगे? पहला तो मेरा सवाल ये है। दूसरी चीज ये है कि भाई लोगों ने सवाल पूछा कि आप जो भ्रष्टाचार बार बार कह रहे हैं, आप उसको स्टैब्लिश कहां कर पाए? जब पुलिस गई पूछताछ करने के लिए तो आप तो मिले ही नहीं पुलिस को। दोनों का ही जवाब देता हूं, प्लीज सर। दोनों का ही जवाब देता हूं। पहला यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में फर्क होता है। ओके, सत्ता पक्ष के पास अधिकार होता है कि वो हर चीज की जांच करके तुरंत में दूध का दूध पानी का पानी करता है, कर सकता है। चाहे गौरव गोगोई पर जितने इल्जाम हमारे आरपी सिंह जी लगा रहे हैं उसको कर देना चाहिए था जांच। केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी है, नहीं कर पाए। उसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो है विपक्ष यहाँ जांच नहीं करा सकता, उन असहाय है। नहीं, मैं फिर आपसे एक चीज पूछ रहा हूं ना प्रेम सर, अगर 10 सेकंड में आप जवाब दे दें तो ये तो गौरव गोगोई का मुद्दा, चलिए ये तो बैठा बिठा एक मुद्दा मिल गया, लेकिन किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा? मार्क माय वर्ड सर, लड़ा किस मुद्दे पर असम में? देखिए, कांग्रेस ने जो मुद्दा रखा है, मैंने राहुल इतना सोचते हुए तो मैंने आपको कभी नहीं देखा सर। हाँ, 3 संदेश तीनों स्टेट के लिए देखा है, उसको बहुत संक्षेप में बोलता हूं। जल्दी से 10 सेकंड सर। हाँ, बहुत 10 सेकंड में। एक तो यह है कि केरल में उन्होंने विजन की बात की है, पुदुचेरी में उन्होंने सरकार वापसी की बात की है, आवाज वापसी की बात की है, और असम में तो वो पूरे देश में करना चाह रहे हैं। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था। आरपी सिंह सर जल्दी से जवाब दे दीजिए। उनके हिसाब से गौरव गोगोई रिटर्न कर रहे हैं। नहीं, गौरव गोगोई ये तो था करने की, अगर रिटर्न कर रहे हो तो वो अपना एमपी का पद छोड़ते और कहते मैं डटकर खड़ा हूं, हारूंगा जीतूंगा, यहीं पे टिकूंगा। वो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके वक्तव्य देख लीजिए, कहीं से लगता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वो 2031 के लिए अपने आप की तैयारी कर रहे होंगे, परंतु इस बार के इलेक्शन में, 2026 के इलेक्शन में वो गिनती में नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि जहां तक गौरव गोगोई के खिलाफ आरोपों की बात है, मैं बड़े स्पष्टता से कह रहा हूं, उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो सेंट्रल एजेंसी के पास आ गए हैं, उनकी जांच होगी और जो जांच होगी वो तो जांच करवाना तो आपके हाथ में है। लेकिन आरपी सिंह सर, मैं कह रहा हूं जांच और इन सब चीजों से अलग, वो कह रहे हैं पिछली बार जो चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी को मैंडेट मिल गया था, तब कुछ चेहरा नहीं था क्लियर। इस बार गौरव गोगोई चेहरा है और फेवरेबल चेहरा है, तो वो कह रहे हैं आपके पास हिमंता बिस्वा शर्मा है, हमारे पास गौरव गोगोई है। कहां से है? मैं वही तो कह रहा हूँ, गौरव गोगोई खुद को अपने आप को चेहरा नहीं बता पा रहे, मान पा रहे। उनसे बोली वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप अभी चलो, अभी दिन भर की डिबेट में शाम को आपके पास बैठूंगा, मैं जरा किसी प्रश्न पूछे कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा है वहां पर। अश्विनी मिश्रा जी, भाई उनका आकलन, मतलब प्रेम जी का आकलन, जो बड़े करीबी है कांग्रेस पार्टी के, बड़ा कीन देखते हैं, वो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है एंड आई रियली लव इट। उनके मुताबिक इस बार चेहरा इज द फैक्टर कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये अंदर खाने का कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि गौरव गोगोई का चेहरा इस फैक्टर है। और दूसरा, में जो प्रेम जी से जवाब नहीं ले पाए, भाई कांग्रेस बीजेपी के मुद्दे तो है ना, विकास, पलायन, बाकी बहुत सारे मुद्दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो मुद्दे उतनी वाइब्रेंसी से नहीं उठे पूरे चुनाव में। बीजेपी के जो मुद्दे हैं जिनको आपने गिनाया है, यही तीनों मुद्दे बीजेपी पे भारी पड़ेंगे। पहला आपने घुसपैठिए का या पलायन का मुद्दा उठाया। जिस तरीके से बीजेपी पलायन को रोकने में, घुसपैठियों को रोकने में नाकामयाब रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ जाएगा। दूसरा आपने कहा विकास का, मुझे नहीं समझ आता बीजेपी को अपनी चीजें बैकफायर करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सर चुनाव भर में? कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की जो नाकामियां हैं वही को जनता के बीच लेके गए हैं। जैसे आपने विकास की बात की, आप बताइए ना, आसाम में 10 साल में उन्होंने ऐसा कौन सा विकास किया? अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं सर आपकी बात पे।
जहां जहां बीजेपी होती है पर कैपिटा में बॉटम पे रहते हैं। बिहार में लास्ट में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, सब स्टेट पर कैपिटा में लास्ट है। तीसरी सबसे जेल जाने वाले हैं क्योंकि वो एक भ्रष्टाचार में लदे हुए व्यक्ति हैं जो बहुत ही घमंडी, अहंकारी हैं, और ये बात जनता को पता है। जनता उनको इस बार सीट चुनाव हरा करके जेल भिजवाने का काम करेगी। ठीक है, अवधेश जी मैं आऊं आपके पास जल्दी से। आरपी सिंह सर 10 सेकंड में वो राहुल गांधी की बात को अभी भी इंडोर्स करे कि हम जीते तो जेल जाएंगे। अरे वो गौरव गोगोई की बात करें और पवन खेड़ा की बात करें जो राहुल गांधी के हैंड पिक्ड है। कई साल जेल में रहना पड़ेगा पवन खेड़ा जी को, जो आरोप उन्हें झूठे आरोप लगाए हैं। ठीक है, तो आपको लगता है अवधेश सर कि ये पवन खेड़ा वाला मुद्दा, क्योंकि कई बार हमने देखा कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल कर देती है, ये पवन खेड़ा वाला मुद्दा क्या ये सेल्फ गोल है या वाकई में ये वोट टर्नआउट कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए असम में? देखिए, अगर आपको जीने का पूरा साधन दिया गया हो और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण पवन खेड़ा का हिमंतो बिश्व शर्मा उसकी पत्नी पर लगाया गया ये आरोप है। ये बिल्कुल था कि थोड़ा बहुत अच्छा भी करेंगे, इसका इतना रिएक्शन है कि इसके भी एक सहानुभूति वोट 2-4-5% और बढ़ जाएगी बीजेपी को। क्योंकि ये देखिए, हिमंतो बिश्व शर्मा एक छात्र नेता भी रहे हैं, कॉलेजों में जाना, पत्नी साथ जाती है, पत्नी फाइट करती है वहां जा करके, व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं पूरे राज्य में, और सबको मालूम है कि भैया मुख्यमंत्री की पत्नी होकर इजिप्ट जैसा एक और स्थिर देश का पासपोर्ट लगे क्यों रखेगी? इतनी तो समझ होनी चाहिए किसी को। मैं कह रहा हूं सब बहुत, तो इसलिए देखिए नहीं, एक सेकंड सब, छोटी सी चीज मैं कह रहा हूं कि जनता बहुत सीधे शब्दों में समझती है, तो जनता के सामने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की बीजेपी ने कि देखिए साहब हम तो गए थे सवाल पूछने के लिए भाग गए, ये इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? देखिए ऐसा है ना कि ये आरोप लगाए न लगाए, देखिए असम का पूरा वातावरण बदला हुआ है। आप अब अगर असम जाते हैं तो वहां की सड़कें देखिए, वहां के अस्पताल देखिए, कॉलेजों की हालत अब देखिए, आप वहां पानी की व्यवस्था देखिए, शहरों की नाली देखिए, यातायात सिस्टम देखिए, सिंचाई देखिए, और जो नेचुरल खेती है, प्राकृतिक खेती का जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल नॉर्थ ईस्ट पर जोर दिया, ऑर्गेनिक खेती का, उसके कारण छोटे छोटे खेत जो है उन सब में जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है उसको देखिए। आज आप देश में अगर कहीं भी कोई जो प्रदर्शनी वगैरह लगती है राज्यों की, उसमें जाके देखिए कि ऑर्गेनिक में कितना आगे नॉर्थ ईस्ट है और असम है। तो वो सारी रेलवे के लाइन का कैसे विस्तार हुआ है, वहां के हवाई अड्डों को जाके देखिए, तो एक सुना अद्भुत हुआ है। और दो चीजें जो वहां हुई है कि असम के लोगों के अंदर एक भाव पैदा करना कि लचित बरफुकन का जितना बीजेपी ने प्रचार किया कि कैसे मुगलों से लड़के और आपको बचाया है, महाराज शंकर देव के बारे में जो वहां प्रचार करके और चीजें हुई है कि आपके अंदर जो स्वाभिमान है उसको देखो, आप अपने को हीन नहीं मानो। लेकिन एक चीज और एक फैक्टर पर और बात करनी होगी, जनजाति गौरव की दृष्टि से उठाया एक फैक्टर पर और बात करनी होगी, फिर मैं उसके बाद प्रेम सर के पास जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको 20 सेकंड में से कंक्लूड कर देगा। एआईयूडीएफ को कहां देखते हैं? वो कह रहे हैं हम किंग मेकर बनकर जाएंगे, जबकि पिछले इलेक्शंस में उनका अगर पर सीट वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन था एआईयूडीएफ का असम के अंदर। नहीं, और वो सिर्फ जो स्टेट के बॉर्डर वाले इलाके सिर्फ वहीं पर लड़ते हैं और उनका वोट बैंक भी पता है। नहीं देखिए, परिसीमन के बाद ना, परिसीमन जो हुआ है उस परिसीमन से जो इन लोगों को परेशानी हुई है कि परिसीमन में उस प्रकार से अब कम सीटें रह गई हैं जो एकदम से, ठीक है 32-33% मुस्लिम वोट वहां है, लेकिन परिसीमन क्या है 34%, वही 33-34% वहां मुस्लिम वोट है। लेकिन परिसीमन के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी है वहां सीटों में जिसमें कि अब उस ढंग से बहुलता की स्थिति नहीं है। लेकिन अब यह है कि कांग्रेस इस बार जो मुस्लिम समुदाय खासकर जो बांग्ला भाषी है जी, वो बांग्ला भाषी, उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग एंटी बीजेपी मतदान करता है। असमिया जो वहां के बाकी जो बोलने वाले हैं वो असमिया वाले उस ढंग से नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए उसका हैसियत उसकी है, लेकिन वो मैं प्रेम कुमार के जरिए समझता हूं। प्रेम सर, क्योंकि आप कांग्रेस को बिल्कुल क्लियर मैंडेट मिलता हुआ देख रहे हैं आपके आकलन के हिसाब से, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर, क्योंकि हमने कई चुनावों में देखा कि जो मुस्लिम वोट बैंक था अगर वो छिटका कांग्रेस पार्टी से तो वो कांग्रेस पार्टी को डेंट करता है। और असम के इलेक्शन में एआईयूडीएफ और ओवैसी का गठजोड़, भाई सीट्स में नहीं है लेकिन समर्थन दिया उन्होंने ओवैसी साहब ने, और ओवैसी साहब हमेशा डेंट करते आए हैं विपक्षी पार्टियों को। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की कोई तटस्थ रणनीति दिखी आपको? क्योंकि अगर एआईयूडीएफ के पिछले परफॉर्मेंस को देखें और इस बार के चुनाव प्रचार को देखें तो मुस्लिम वोटों पर या मुस्लिम बाहुल सीटों पर, जो कि तकरीबन 11 जिले मुस्लिम बाहुल, उस पर तो एआईयूडीएफ का अच्छा खासा प्रभुत्व बनता हुआ दिख रहा है और वो डेंट करेगा कांग्रेस को।
देखिए अनुराग जी, AIMIM ऐसी पार्टी है जिसका बीजेपी भी इस्तेमाल करती है, जहां चाहे वहां आती है, और कांग्रेस भी करती है, लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड जगहों में, दोनों ही इसका इस्तेमाल करती है। और लेकिन AIMIM के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़े, ये नहीं हो सकता है, और या बीजेपी चुनाव लड़े, ये भी नहीं हो सकता है। तो उनका AIMIM का जो फैक्टर है प्रभावित करने का, उसको भी कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन बहुत लिमिटेड प्रभाव है, कोई सत्ता की लकीर उससे प्रभावित होगी ऐसा हमें नहीं लगता है, जहां तक इसका सवाल है। लेकिन सर बिहार के सापेक्ष में इसको समझें, जो कांग्रेस के संभावित कांग्रेस के खाते में जा सकती थी, आरजेडी के खाते में जा सकती थी, भाई ये तो मानकर चला जाता ना, देश की सियासत में बीजेपी को मुस्लिमों का वोट नहीं पड़ता, तो जो पड़ता है वो AIMIM ले जा रही है या उससे समर्थित पार्टियां ले जा रही है। बंगाल में भी यही इक्वेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी मतलब पिछले बार के चुनाव में आप लोग 29 सीटों पर रह गए थे, और हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा डेंट हो AIUDF की वजह से। आप बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, बिहार का उदाहरण में आपको AIMIM की सफलता दिख रही है, जो इंडिया गठबंधन का नुकसान आप बता रहे हैं। लेकिन अगर AIMIM को सीट दे दी जाती तो कितना नुकसान होता, उसको आप नहीं देख पा रहे। पूरे देश की राजनीति में नुकसान होता। वो भी उतनी ही सांप्रदायिक पार्टी रही है जितनी सांप्रदायिक पार्टी ये बताइए सर कि वो बीजेपी की बी टीम है कि नहीं? बीजेपी को मानते रहे। वो बीजेपी की बी टीम है कि नहीं है सर? नहीं समझ पाए, सुने नहीं। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूं वो बीजेपी की बी टीम है कि नहीं है? भाई कांग्रेस हमेशा कहती है ना बीजेपी की बी टीम है AIMIM। मैंने तो दोनों के बारे में कहा कि दोनों उसका लिमिटेड इस्तेमाल करती रही है। अच्छा, मतलब कांग्रेस भी करती है जहां चाहे जी। अच्छा भाई, लिमिटेड इस्तेमाल आपने किया है क्या आरपी सिंह सर, या अपने मुद्दों के साथ ही चुनावी मैदान में AIMIM का? जिस तरफ अवधेश जी ने आपको इंगित किया, पहले कोई 42 सीटें थी जहां पर एक वर्ग का आधिपत्य रहता था, जिनके कारण से असर पड़ता था। जो नया डिलिमिटेशन हुआ उसमें मैं भी डेटा देखा था, लगभग 23 सीटें रह गई हैं। अब उसमें जिसने जितना खेल करना कर ले, परंतु मैं फिर वापस कह रहा हूँ कि हेमंत विश्व शर्मा की कोई इनके पास काट नहीं है। गौरव गोगोई कोई कैंडिडेट है नहीं। इन्होंने ये कह रहे हैं गौरव गोगोई इन्होंने CM के नाते प्रेजेंट किया है। मैं चाहूंगा शाम की डिबेट से पहले आप गौरव गोगोई से पूछ लीजिए कि आप CM के कैंडिडेट हैं, अगर वो हाँ कहें तो मान जाऊंगा। ठीक है अश्विनी जी। जी अच्छा हाँ अश्विनी जी, भाई आरपी सिंह बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं शाम की डिबेट में फिर बुलाइए, आप भी आ जाएंगे क्या? और मैं कह रहा हूं आज की डिबेट का तो ठीक है, बात की बात है, मैं कह रहा हूं 4 तारीख वाली में आएंगे कि नहीं आएंगे? और प्लीज उस वक्त आइएगा तो EVM वाले कुछ अपने हथियार लेकर मत आइएगा। नहीं बिल्कुल क्यों नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो देश का मूलभूत विषय है। आप देखें कल आज की डेट तक कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब जो चुनाव हो रहा है अश्विनी सर, अभी ना आपके जो बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद है ना उनकी तरफ से कोई आपत्ति है, ना चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल चीजें आ रही है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आप उस दिन के लिए तैयार करके बैठे हैं कि हम उस दिन लेकर आएंगे ये मुद्दा। अनुराग भाई मैं बोलता हूं प्लीज, चीटिंग जो है चुनाव में 3 लेवल पे होती है। पहला, जब वोट बनते हैं, वोट कटते हैं, जिसको हम लोग SIR के रूप में चीटिंग देख रहे हैं। दूसरा, जब एक लोग मल्टीपल वोट डालता है पोलिंग डे के दिन। और तीसरा, जब रिजल्ट खुलते हैं। 3 लेवल पर चीटिंग होती है। कल इलेक्शन कमीशन के एनवलप पर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी होना, जो कि केरला में हुआ है, ये दर्शाता है कि इन दोनों लोगों का हेडक्वार्टर और मालिक एक ही है। चाहे दोनों वहां स्टैंप लगी रहती है, कभी इलेक्शन कमीशन में बीजेपी की सी लग जाती है, कभी बीजेपी के एनवलप इलेक्शन कमीशन लग जाती है। इससे बड़ी मौकरी क्या होगी? ये चुनाव जनता का और इलेक्शन कमीशन के, मैं कह रहा हूं कि इस डिफॉल्ट को, इस गलती को तो माना जाता है, इसको एडमिट किया जाता है। आरपी सिंह सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बस छोटी सी बात कह के मैं वाइंड अप कर रहा हूं कि भाई इनको तो माना जाता है, पर क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है कि पूरा चुनाव का रुख बदल दे? ये बड़ा सवाल है। खैर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 तारीख का इंतजार करेंगे जब जनता अपना पूरा मैंडेट क्या देकर आई है वो पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम